नमस्कार, मैं विकास आप सभी को अपने विकास जीएस क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग बीपीएससी 67वीं के प्रारंभिक परीक्षा के लिए मॉडल सेट संख्या 4 के पार्ट ए का अध्ययन करेंगे। आइए वर्ग के शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या प्रथम है, वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चयनित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए मारिया रेसा, बी दिमित्री आंद्रे मुराटोव, सी जिरियो पेरिसी, डी बेंजामिन लिस्ट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। अर्थात यहाँ दो आंसर सही होगा। पहला तो होगा मारिया रेसा और दूसरा दिमित्री आंद्रे मुराटोव। तो मारिया रेसा और दिमित्री आंद्रे मुराटोव को वर्ष 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगर बात यहाँ करें, ये मारिया रेसा का संबंध किस देश से है? तो मारिया रेसा का संबंध है फिलीपींस से। किससे है? तो मारिया रेसा का संबंध फिलीपींस से है। यह पेशे से क्या थी? तो एक पत्रकार थी। पेशे से एक पत्रकार है मारिया रेसा। और बात करें जो कि दिमित्री आंद्रे मुराटोव का, तो इनका संबंध रूस से है। कहाँ से है? तो इसका संबंध रूस से है। दिमित्री आंद्रे मुराटोव का संबंध रूस से है। दोनों को क्यों दिया गया? तो दोनों को शांति पुरस्कार इसलिए दिया गया क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इन दोनों ने प्रयास किया। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मारिया रेसा और दिमित्री आंद्रे मुराटोव ने क्या किया? तो प्रयास किया। इसी प्रयास के कारण दोनों को वर्ष 2021 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किस किस को? तो मारिया रेसा जो कि एक पेशे से पत्रकार और ये फिलीपींस के रहने वाले हैं। वही दिमित्री आंद्रे मुराटोव की बात करें तो ये रूस के रहने वाले हैं। प्रश्न संख्या 2, हाल ही में 6 अप्रैल को किस केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए गए? ऑप्शन नंबर ए दमन एवं दीव, बी चंडीगढ़, सी पुदुचेरी, डी दादर नगर हवेली, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी पुदुचेरी। पुदुचेरी में 6 अप्रैल 2021 को विधानसभा चुनाव कराए गए। यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सीटों की संख्या अर्थात विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यहाँ पे 30 है। कितने सदस्यों की संख्या है? तो 30 है। लेकिन यहाँ जीत किसको मिला है? तो पूर्ण रूप से किसी एक दल को नहीं मिला है। एनडीए की सरकार बना है, वो भी गठबंधन करके। गठबंधन के बहुमत से एनडीए का सरकार पुदुचेरी में बनाया गया है। विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 30। प्रश्न संख्या 3, महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए नाओमी ओसाका, बी बियांका एंड्रेस्कू, सी सोफिया केनिन, डी एमा रादुकानु, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एमा रादुकानु। महिला एकल यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 एमा रादुकानु ने जीता। यह कहाँ की रहने वाली है? तो एमा रादुकानु जो है ब्रिटेन की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है? तो यह ब्रिटेन की रहने वाली है। हराया किसको एमा रादुकानु ने? तो यह हराए हैं कनाडा के लीला फर्नांडीज को। किसको हराया? तो कनाडा के लीला फर्नांडीज को हराया। वर्ष 1968 के बाद। कब से? तो वर्ष 1968 के बाद ब्रिटिश ओपन का खिताब जीतने वाली वह पहली ब्रिटिश नागरिक है। कौन? तो एमा रादुकानु। प्रश्न संख्या 4, दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति कौन बनी है? पहली कुलपति कौन बनी? ऑप्शन नंबर ए नजमा अख्तर, बी जेरेमी लाल रिनुंगा, सी कर्णम मल्लेश्वरी, डी कुंजरानी देवी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी को
दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की पहली कुलपति बनाया गया है। अगर हम बात करें कर्णम मल्लेश्वरी को, तो ओलंपिक मेडल जीतने वाली भारत की पहला जो वेटलिफ्टर खिलाड़ी है वह भी थी कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न संख्या 5, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने नए खेलों को शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 2। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कितने नए खेल को, तो 2 नए खेलों को शामिल किया गया है। वो 2 नए खेल कौन कौन से हैं? तो बैडमिंटन और ताइक्वांडो। कौन कौन से खेल हैं? तो नाम याद रखिएगा, बैडमिंटन और दूसरा है ताइक्वांडो। प्रश्न संख्या 6, पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र किस राज्य में खोला गया है? ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी कर्नाटक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी गुजरात। पहला रेशम प्रसंस्करण संयंत्र गुजरात के सुरेंद्र नगर में खोला गया। कहाँ खोला गया है? तो गुजरात राज्य के सुरेंद्र नगर में खोला गया है। इसके माध्यम से रेशम धागे के उत्पादन जो होता है उसकी लागत में कटौती करने में मदद, यानी कटौती होगा। और वहीं दूसरी बात करें तो स्थानीय स्तर पर जो पटोला साड़ी है, पटोला साड़ी को जीआई टैग में मिला है, तो वह पटोला साड़ी जो है उसके उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की उपलब्धता भी बढ़ेगी। प्रश्न संख्या 7, नावों के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर ए कानपुर, बी आगरा, सी वाराणसी, डी प्रयागराज, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी वाराणसी। वाराणसी में नावों के लिए भारत का पहला सीएनजी स्टेशन स्थापित किया गया है। किस कंपनी के माध्यम से? तो गेल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो गेल इंडिया लिमिटेड के माध्यम से वाराणसी में पहला नाव के लिए सीएनजी स्टेशन स्थापित किया गया है। प्रश्न संख्या 8, ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय निम्नलिखित में से कौन बने? ऑप्शन नंबर ए दीपक काबरा, बी रुपिंदर खन्ना, सी नारायण रामचंद्रन, डी नरिंदर बत्रा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए दीपक काबरा। ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने वाले पहले भारतीय बने हैं दीपक काबरा। वहीं अगर पवन सिंह की बात करें, यहाँ एक अन्य नाम की बात करें तो पवन सिंह की बात करें तो ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी के लिए पहले भारतीय जूरी सदस्य बने। तो निशानेबाजी के लिए पहले भारतीय जूरी सदस्य कौन बने? तो वह बने हैं पवन सिंह ओलंपिक 2020 में निशानेबाजी के लिए पहले भारतीय जूरी सदस्य बने। वहीं ओलंपिक 2020 में जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में जज चुने जाने वाले पहले भारतीय बने दीपक काबरा। प्रश्न संख्या 9, क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश टीम, बी दिल्ली टीम, सी मुंबई टीम, डी गुजरात टीम। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी मुंबई टीम। क्रिकेट की प्रतिष्ठित विजय हजारे ट्रॉफी, कौन सी ट्रॉफी है? तो विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किसने जीता? तो वह जीता मुंबई टीम ने। यह मुंबई टीम ने जीता और हराया किसको? तो यह हराए किसको? मुंबई टीम ने किसे पराजित किया? तो वह उत्तर प्रदेश टीम को 6 विकेट से पराजित किया था। यह मैच कहाँ हुआ था? फाइनल मैच तो यह हुआ था दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में। प्रश्न संख्या 10, अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर किस वर्ष तक स्थापित करेगा? ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2030 तक, बी वर्ष 2028 तक, सी वर्ष 2035 तक, डी वर्ष 2026 तक। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वर्ष 2026 तक। अमेरिका चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर वर्ष 2026 तक स्थापित करेगा।
प्रश्न संख्या 11, वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू की? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी राजस्थान, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। वन स्कूल वन आईएएस योजना किस राज्य ने शुरू की? तो केरल ने। अगर यहाँ हम लोग बात करें केरल की राजधानी कहाँ है, तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और केरल के राज्यपाल कौन है? तो वह राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। अगर केरल की मुख्यमंत्री की नाम याद करें तो पिनराई विजयन। तो इसके वर्तमान में अभी भी वही राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। इन्होंने ही इस योजना को शुरू किया। किस योजना को? तो वन स्कूल वन आईएएस योजना को शुरू किया। इसे अर्थात यह जो योजना है इसे वैदिक इरुडिट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया। किस प्रोग्राम के तहत? वैदिक इरुडिट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू किया गया। केरल राज्य सरकार ने राज्य के 10,000 प्रतिभागी एवं आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने की शुरुआत की है। इसके माध्यम से क्या होगी? राज्य के करीब 10,000 प्रतिभागियों को जो आर्थिक रूप से कमजोर होंगे उन्हें प्रशासनिक और जो भी नौकरी से संबंधित जो परीक्षाएं होती है उन परीक्षाओं की तैयारी कराया जाएगा वन स्कूल वन आईएएस योजना के माध्यम से। प्रश्न संख्या 12, माइक्रोसॉफ्ट ने किस राज्य में अपना नया भारत विकास केंद्र आईडीसी की शुरुआत की? ऑप्शन नंबर ए गुजरात, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में। उत्तर प्रदेश के नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया भारत विकास केंद्र सुविधा की शुरुआत की है। वर्ष 2021 में ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम राइसी, बी मोहसिन रेजाई, सी अब्दुल नासर हेममती, डी अमीर हुसैन हाशमी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम राइसी। वर्ष 2021 का ईरान का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता? तो इब्राहिम राइसी ने। इसके जो राष्ट्रपति जो चुनाव जो जीते हैं इब्राहिम राइसी, इस सम्मेलन में इसके समारोह हुआ था। इसमें भारत के तरफ से कौन गए थे? तो भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हुए थे। रईस जो है अर्थात इब्राहिम रईस, यह ईरान के 8वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। कितने नंबर के? तो 8वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। प्रश्न संख्या 15, विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ऑप्शन नंबर ए मलेशिया, बी इंडोनेशिया, सी थाईलैंड, डी वियतनाम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंडोनेशिया। विश्व में पाम ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक देश इंडोनेशिया है। प्रश्न संख्या 16, अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका, बी उत्तरी अमेरिका, सी दक्षिण अमेरिका, डी एशिया, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए अफ्रीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अफ्रीका के अंतिम देश नाइजीरिया के पोलियो मुक्त होने के बाद पूरा अफ्रीका महाद्वीप जंगली पोलियो से मुक्त हो गया है। जो अंतिम देश बचे हुए थे अफ्रीका के नाइजीरिया, वह भी क्या हो गई है? तो पोलियो मुक्त हो गया है। पोलियो मुक्त यानी पोलियो से पूर्ण रूप से मुक्त हो गया है पूरी अफ्रीका देश। तो अगस्त 2020 में दुनिया के किस क्षेत्र को? तो दुनिया के अफ्रीका क्षेत्र को जंगली पोलियो से मुक्त घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 17, यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए प्रिंस चार्ल्स, बी प्रिंस हैरी, सी प्रिंस विलियम, डी राजकुमारी केट मिडलिटन और ई इस उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रिंस चार्ल्स। यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का उत्तराधिकारी होगा प्रिंस चार्ल्स। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कथन एक दिया गया है, लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है।
ऑप्शन नंबर कथन नंबर 2 है, अवलीना लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसका कूट दिया गया है। ए है केवल एक सही है, बी केवल 2 सही है, सी एक और अर्थात दोनों सही है, एक और दो दोनों सही है, डी दिया गया है दोनों गलत है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों कथन सही है। दोनों कथन सही है अर्थात दोनों कथन कौन कौन से है, तो पहला कथन है जो कि लवलीना बोरगोहेन को असम सरकार के द्वारा समग्र शिक्षा अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, ये भी सही है। दूसरा है जो कि अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ परियोजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, दोनों की दोनों कथन सही है। वहीं हम लोग बात करें लवलीना बोरगोहेन के, लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कब, तो लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में 69 किलोग्राम वर्ग में मुक्केबाजी में क्या कौन सा पदक जीता, तो कांस्य पदक जीता। 69 किलोग्राम के किलो भार वर्ग में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता, कौन, तो लवलीना बोरगोहेन। वहीं अगर बात करें अवनी लेखरा का, तो अवनी लेखरा का संबंध अगर याद रखें तो ये तो राजस्थान सरकार से तो है ही, और अवनी लेखरा ने शूटिंग प्रतियोगिता में पैरालंपिक 2020 के शूटिंग प्रतियोगिता में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता और 50 मीटर राइफल में कांस्य पदक जीता। तो स्वर्ण पदक और कांस्य पदक दोनों जीता किसने, तो अवनी लेखरा ने। वहीं लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता किस में, तो वह जीता मुक्केबाजी में। और शूटिंग में किसने जीता, तो अवनी लेखरा ने स्वर्ण और कांस्य पदक दोनों जीता। प्रश्न संख्या 19, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू किया। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी तेलंगाना, डी ओडिशा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा सरकार ने। हरियाणा सरकार के द्वारा फोन पर आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा अर्थात ये जो कोरोना रोगियों के लिए खास करके हरियाणा सरकार के द्वारा कोरोना रोगियों के लिए फ़ोन पर आयुर्वेदिक दवा की जानकारी लेने के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू की गई है। इसके माध्यम से अर्थात ये जो टेलीमेडिसिन सुविधा किस प्रकार दिया जाएगा, तो फ़ोन के माध्यम से। तो हरियाणा राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री है एक नंबर जारी किया 1075। कौन से नंबर, तो 1075 फ़ोन नंबर के माध्यम से बात होती है और उस पर बात होती है व्यक्ति के, और आयुर्वेदिक चिकित्सकों से फ़ोन पर सलाह ले सकते हैं। 1075 पर फ़ोन करके हरियाणा राज्य के लोग आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा। इसकी कब से कब तक, तो सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक यह चालू रहती है। प्रश्न संख्या 20, संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत किसे चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत। ऑप्शन नंबर ए माइकल ब्लूमबर्ग, बी एंडी जेसी, सी इराकली गरीबासबिली, डी शामा लुकेंडे कयेगे, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए माइकल ब्लूमबर्ग। संयुक्त राष्ट्र जलवायु दूत के रूप में माइकल ब्लूमबर्ग का चयन किया गया है। ब्लूमबर्ग पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप वर्ष 2050 तक, कब तक, तो वर्ष 2050 तक कार्बन तटस्थता तक पहुंचने के लिए दुनिया भर की सरकार और संगठन आदि के साथ काम करेंगे। कौन, तो माइकल ब्लूमबर्ग। प्रश्न संख्या 21, किस बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है। ऑप्शन नंबर ए कोटक महिंद्रा बैंक, बी एक्सिस बैंक, सी एचडीएफसी बैंक, डी आईसीआईसीआई बैंक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक को ई नाम के डिजिटल पेमेंट पार्टनर के रूप में चुना गया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार जो है ई नाम ने कोटक महिंद्रा बैंक को अपने डिजिटल भुगतान भागीदारी के रूप में चुन लिया है अर्थात चुना गया है। इसके तहत कोटक महिंद्रा बैंक कृषि उत्पाद के जो खरीदार और विक्रेता के बीच व्यापार की सुविधा के लिए इनाम प्लेटफॉर्म पर भुगतान, समाशोधन और निपटान सेवाएं प्रदान करेगा। अर्थात एक लाइन में बात याद रखें तो ई नाम अर्थात राष्ट्रीय कृषि बाजार जो ई नाम से संबंधित जो विक्रेता और खरीदार होंगे उन दोनों के बीच बैंकिंग से संबंधित सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। कौन, तो कोटक महिंद्रा बैंक।
प्रश्न संख्या 22, दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए सूचना, बी ओरेकल, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी IBM, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी IBM। दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण IBM के द्वारा किया गया। IBM का फुल फॉर्म याद रखें तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने दुनिया की पहली 2 नैनोमीटर चिप तकनीक का अनावरण किया। इस 2 नैनोमीटर चिप तकनीक से इंटरनेट तक पहुंच में तेजी लाने के लिए लंबी बैटरी लाइफ और अन्य प्रयोगों में तेजी से प्रसंस्करण में मदद मिलेगी। प्रश्न संख्या 23, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ दक्षिण चीन सागर में नौसैनिक अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया? ऑप्शन नंबर ए श्रीलंका, बी सेशेल्स, सी सिंगापुर, डी स्विट्जरलैंड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने सितंबर 2021 में, कब तो सितंबर 2021 में दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी किनारे पर, कहाँ तो दक्षिण चीन सागर में ही, दक्षिण चीन सागर की यार बात करें तो दक्षिण चीन सागर के दक्षिण किनारे में ही नौसेना अभ्यास सिम्बेक्स का 28वां संस्करण आयोजित किया। तो किस देश के साथ भी है तो भारत और सिंगापुर के बीच। कौन सा नौसेना अभ्यास? तो सिम्बेक्स, कहाँ तो दक्षिण चीन सागर के दक्षिण चीन सागर में ही। प्रश्न संख्या 24, राजस्थान के जोधपुर में मियो का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? महेशनगर, बनारसी, अभयपुर, डी अमरपुरा, रतन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए महेशनगर। राजस्थान के जोधपुर में मियो का बड़ा स्टेशन का नाम बदलकर महेशनगर किया गया है, क्योंकि मियो एक गांव का नाम था, मियो का बड़ा गांव का नाम था, और वर्ष 2018 में यह मियो का बड़ा जो गांव था उसका नाम क्या रख दिया गया तो महेशनगर। तो स्टेशन का नाम 2018 में नहीं बदला गया था, लेकिन हाल ही में क्योंकि गांव का नाम बदल दिया गया मियो का बड़ा से महेशनगर, तो उसी महेशनगर के नाम पर ही स्टेशन का भी नाम बदल दिया गया, महेशनगर कर दिया गया। तो राजस्थान के जोधपुर में मियो का बड़ा स्टेशन का नाम का क्या रखा गया है? बदल करके महेशनगर स्टेशन। प्रश्न संख्या 25, संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा किस भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए विक्रम सिंह, बी युवराज सिंह, सी सुमन गवानी, डी गौरव सोलंकी, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी युवराज सिंह। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा युवराज सिंह को भारतीय शांति सेना अधिकारी को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। अगर यहाँ कोई पूछे जो कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव कौन है, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव, तो वह है एंटोनियो गुटेरस। एंटोनियो गुटेरस कहाँ के रहने वाले थे? तो वह पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे और वहाँ के रहने वाले भी थे, और इनके द्वारा ही एंटोनियो गुटेरेस ने ही संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक स्मारक सेवा, कौन सा सेवा तो संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक स्मारक सेवा 2021 के दौरान भारतीय संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अधिकारी युवराज सिंह को मरणोपरांत सम्मानित किया गया। और इनका मौत किस तरह हुआ? तो कोरोना से। प्रश्न संख्या 26, टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन नंबर ए सोमाइटी, बी एमी अर्थात इंडिगो ब्लू, ऑप्शन नंबर सी आमिक, डी सैम, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए सोमाइटी। टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभांकर सोमाइटी है। कौन है? तो वह है सोमाइटी। अगर यहाँ बात करें इसका मोटो क्या था, पैरालंपिक का मोटो, तो यूनाइटेड बाय इमोशन। क्या था पैरालंपिक टोक्यो पैरालंपिक 2020 का इमोशन क्या था, मोटो क्या था? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। और इस प्रतियोगिता में कितने देश ने शामिल लिया टोक्यो पैरालंपिक में? तो 162 देश ने शामिल हुआ था, 162 देश। और इसमें खेलों की कितनी संख्या रही? तो वह थी 122। तो टोक्यो पैरालंपिक 2020 का शुभंकर सोमाइटी, इसमें कितने खेल शामिल हुए? तो 122 खेलों को शामिल किया गया और कुल 162 देश भी इसमें सम्मिलित हुए थे। और इसका मोटो क्या था टोक्यो पैरालंपिक 2020 का? तो यूनाइटेड बाय इमोशन। प्रश्न संख्या 27, भारत नवाचार सूचकांक
भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तर पूर्वी राज्यों में पहले स्थान पर कौन रहे? ऑप्शन नंबर ए मणिपुर, बी मिजोरम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। भारत नवाचार सूचकांक 2020 में उत्तर पूर्वी या पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर हिमाचल प्रदेश रहे 25.06 प्राप्तांक के साथ पहले स्थान पर रहे। वहीं दूसरे स्थान पर उत्तराखंड, तीसरे स्थान पर मणिपुर, चौथे स्थान पर सिक्किम और पांचवें स्थान पर है मिजोरम। अगर बात करें सबसे बड़े राज्यों में, भारत नवाचार सूचकांक 2020 में सबसे बड़े राज्यों में कौन प्रथम स्थान पर रहे, तो वह थे कर्नाटक। प्रश्न संख्या 28, पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट, पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए प्रोफेसर अमर्त्य सेन, बी राम माधव, सी विक्रम संपत, डी रवि शास्त्री, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी राम माधव। राम माधव के द्वारा बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक को लिखा गया। तो पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है राम माधव। अगर यहाँ बात करें अमर्त्य सेन की, ऑप्शन नंबर ए अमर्त्य सेन की बात करें तो इनकी जो एक नई पुस्तक आई है उनका नाम है होम इन द वर्ल्ड। क्या नाम है इनकी पुस्तक का? अमर्त्य सेन की एक नई पुस्तक आई है होम इन द वर्ल्ड, होम इन द वर्ल्ड। अगर बात करें यहाँ विक्रम संपत की, तो विक्रम संपत की पुस्तक का नाम है सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी 1924 to 66। तो विक्रम संपत की पुस्तक कौन है? तो उसका याद रखना हो तो सावरकर ए कंटेस्टेड लेगेसी 1924 to 66। वहीं अगर रवि शास्त्री की पुस्तक की बात करें तो रवि शास्त्री की पुस्तक है स्ट्रेटजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, स्ट्रेटजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ। तो पुस्तक बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट के लेखक कौन है? तो वह है राम माधव। प्रश्न संख्या 29, एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश, डी अरुणाचल प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 में मध्य प्रदेश ने कितना? तो 64.1 प्राप्तांक के साथ पहले स्थान पर रहा। वहीं बात करें ओडिशा की, तो ओडिशा रहे दूसरे स्थान पर 59.3 के साथ। वहीं तीसरे स्थान पर रहे हिमाचल प्रदेश 57.1 प्राप्तांक के साथ। तो एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो पहले पर रहे मध्य प्रदेश, दूसरा पर रहा ओडिशा और तीसरा पर रहा हिमाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया? ऑप्शन नंबर ए लखनऊ, बी पटना, सी कानपुर, डी केवड़िया और ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी केवड़िया। केवड़िया है कहाँ? तो इसका संबंध है गुजरात राज्य से। तो गुजरात राज्य के केवड़िया शहर भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन शहर बन गया है। इसके माध्यम से क्या होगा? अगर यहाँ पे सिर्फ पूर्ण रूप से इलेक्ट्रिक वाहन की अनुमति दी जाएगी इस शहर में, और इससे क्या होगी? तो जलवायु परिवर्तन और बढ़ते प्रदूषण जो है उसमें कमी आएगा। प्रश्न संख्या 31, लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस किसने लॉन्च किया? ऑप्शन नंबर ए यूरोपोलो, बी इंटरपोल, सी CIA, डी NIJ, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी इंटरपोल। लापता व्यक्ति की पहचान के लिए एक आई फैमिलिया वैश्विक डेटाबेस तैयार किया है इंटरपोल। इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है। क्या है इंटरपोल? एक अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन है इंटरपोल। इसके माध्यम से क्या होगी? तो परिवार के DNA के माध्यम से लापता व्यक्ति की पहचान करने के लिए आई फैमिलिया नामक एक नया डेटाबेस, वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है। कौन? तो वह इंटरपोल। प्रश्न संख्या 32, इनमें से कौन सा भारत राज्य तीन देश से सीमा साझा नहीं करता है?
पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। यह तभी ऑप्शन को देख लेते हैं जो कि कौन राज्य किन किन देशों से सीमा साझा करते हैं। तो पहला अगर बात करें पश्चिम बंगाल का, तो पश्चिम बंगाल याद रखिएगा नेपाल से, बांग्लादेश, भूटान 3 देश से साझा करता है। तो प्रश्न क्या है, 3 देश से साझा नहीं करता है। तो 3 देश से कौन साझा करता है, तो पश्चिम बंगाल को अगर देखें तो पश्चिम बंगाल किन किन देशों से, तो नेपाल, बांग्लादेश और भूटान। तो इसमें भी हो गया 3 देश। दूसरा अगर बात करें सिक्किम की, अगर बात करें हम लोग, तो चीन, नेपाल और भूटान। चीन, नेपाल और भूटान से सिक्किम भी साझा करता है। अगर यहाँ असम की बात करें तो असम भूटान और बांग्लादेश से, मात्र 2 देशों से सीमा साझा। कौन कौन से देश से सीमा साझा करता है असम, तो नेपाल और असम किस किस से सीमा साझा करता है, तो भूटान और बांग्लादेश से। अगर यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान और बांग्लादेश। तो चीन, भूटान और बांग्लादेश के साथ अरुणाचल प्रदेश, भूटान और बांग्लादेश के साथ असम, और चीन, नेपाल, भूटान के साथ सिक्किम, और नेपाल, बांग्लादेश और भूटान के साथ पश्चिम बंगाल। तो 3-3 से ये तीनों, लेकिन कौन साझा नहीं करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, असम राज्य जो है वह 3 देशों से सीमा साझा नहीं करता है। प्रश्न नंबर 33, मेघालय का पठार इनमें से किसका भाग या अंश है। ऑप्शन नंबर ए हिमालय पर्वत, बी ब्रह्मपुत्र का मैदान, सी दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार, डी आर का योना पर्वत, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार। मेघालय का पठार दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। अगर बात करें तो यहाँ पर मालदा ट्रैप में गंगा नदी के कारण कालांतर में, किस में, तो मालदा ट्रैप में गंगा नदी के कारण कालांतर में धीरे धीरे अलग होता गया और आज एक अलग पठार बन गया है, वह मेघालय का पठार। तो मेघालय का पठार इनमें से किसका अंश है, तो दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार का। प्रश्न संख्या 34, सबसे प्राचीन जनजाति कौन है। ऑप्शन नंबर ए गोंड, बी जारवा, सी लेपचा, डी संथाल, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जारवा जनजाति सबसे प्राचीन जनजाति है। जारवा जनजाति है कहाँ, तो वह रहती है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जारवा जनजाति। अगर बात करें गोंड की, तो गोंड जनजाति रहती है मध्य और पश्चिम भारत में गोंड जनजाति। अगर लेपचा की बात करें तो हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में लेपचा। वहीं संथाल की बात करें तो वह है झारखंड क्षेत्र में। तो झारखंड क्षेत्र में संथाल, हिमालय पर्वत क्षेत्र में लेपचा, मध्य और पश्चिम भारत में रहता है गोंड, और जारवा। अंडमान निकोबार में सबसे प्राचीन जनजाति कौन है, तो वह भी है जारवा। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित जिलों एवं संबंधित राज्य का कौन सा जो राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए अष्टमुदी केरल, बी पुलिकट तमिलनाडु, सी रूपकुंड पंजाब, डी सूरजकुंड हरियाणा। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि पुलिकट जो है, पुलिकट झील तमिलनाडु में नहीं है, ये है आंध्र प्रदेश में। कहाँ है, तो ये है आंध्र प्रदेश में है पुलिकट। और रूपकुंड की बात करें तो रूपकुंड पंजाब में नहीं है, यह है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कौन है, तो वह है रूपकुंड। अर्थात यहाँ एक से अधिक गलती था ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ई होगा। तो अष्टमुदी कहाँ है, केरल में। पुलिकट कहाँ है, और आंध्र प्रदेश में। और पुलिकट कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। रूपकुंड कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। और सूरजकुंड कहाँ है, तो हरियाणा में। यहाँ लोगों ने क्या क्या देखे, अष्टमुदी झील कहाँ है, अष्टमुदी झील केरल में। पुलिकट झील कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें रूपकुंड का, तो रूपकुंड है हिमाचल प्रदेश में, और सूरजकुंड कहाँ है, तो वह है हरियाणा में। प्रश्न संख्या 36, लेटराइट मिट्टी निम्नलिखित में से किन राज्यों में नहीं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए मेघालय, बी केरल, सी हिमाचल प्रदेश, डी कर्नाटक, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश में लेटराइट मिट्टी नहीं पाया जाता है। तो पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो याद रखिएगा, जो कि मेघालय, केरल और कर्नाटक तो है ही, इसके अतिरिक्त याद रखना हो तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम और मेघालय में मुख्य रूप से लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, केरल, झारखंड, असम, मेघालय में मुख्य रूप से पाई जाती है। और भारत के कुल 1.26 कितना, तो 1.26 लाख वर्ग किलोमीटर में लेटराइट मिट्टी फैली हुई है।
प्रश्न संख्या 37, इनमें से कौन सी नदी घाटी परियोजना मात्र एक राज्य में है? ऑप्शन नंबर ए चंबल घाटी परियोजना, बी मयूराक्षी परियोजना, सी शरावती परियोजना, डी हीराकुंड परियोजना, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अब ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, अर्थात जितना है सभी मात्र एक ही राज्य में है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए चंबल घाटी परियोजना की। अगर बात करें हम लोग तो चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, कहाँ कहाँ तो राजस्थान और मध्य प्रदेश चंबल घाटी परियोजना। और मयूरागी की बात करें तो मयूरागी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल, कहाँ कहाँ तो झारखंड और पश्चिम बंगाल से संबंध किसका है तो वह है मयूरागी की। और शरावती परियोजना की बात करें तो कर्नाटक से, कहाँ कर्नाटक से। और हीराकुंड परियोजना की बात करें तो वह है उड़ीसा से। तो यहाँ एक से अधिक आंसर होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ई सही था। तो चंबल घाटी परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश, मयूरागी परियोजना से किस राज्य का तो मयूरागी परियोजना से झारखंड और पश्चिम बंगाल के संबंध है, और शरावती से कर्नाटक राज्य से संबंध है, और हीराकुंड से उड़ीसा राज्य से संबंधित है। प्रश्न संख्या 38, वर्तमान में बिहार में कुल कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 5, डी 2, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बिहार में वर्तमान से में कुल 2 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। कौन कौन से हैं 2? तो पहला हो गया उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और दूसरा हो गया दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक। प्रश्न संख्या 39, इनमें से कौन सा सागर हिंद महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कोरल सागर, बी तिमोर सागर, सी दक्षिण चीन सागर, डी फिलीपींस सागर, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी तिमोर सागर हिंद महासागर में अवस्थित है। तिमोर सागर हिंद महासागर से ऑस्ट्रेलिया एवं इंडोनेशिया के मध्य स्थित है। कहाँ है तो हिंद महासागर में ही ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के मध्य स्थित है तिमोर सागर। यही अगर बात करें कोरल सागर की, दक्षिण चीन सागर और फिलीपींस सागर, कौन कौन से कोरल, दक्षिण चीन और फिलीपींस की, तो ये तीनों कहाँ है तो ये है प्रशांत महासागर में। प्रश्न संख्या 40, ब्राजील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ब्राजील ऑप्शन नंबर ए 12, 11, 10, 9। तो ब्राजील इसका सही उत्तर होगा 10 देशों के साथ सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से देश हैं 10, तो इसका याद रखना हो तो पहला है फ्रेंच गुयाना, दूसरा है सूरीनाम, उसके बाद गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। तो ब्राजील कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है तो 10 देशों के साथ। 10 देश कौन कौन से हैं? फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुला, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे। प्रश्न संख्या 41, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील, बी ग्रेट बियर झील, सी विक्टोरिया झील, डी जॉनसन झील, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए बैकाल झील को पर्ल ऑफ साइबेरिया झील कहा जाता है। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पर कहाँ पर है ये सब झील, तो बैकाल झील कहाँ हो गया तो ये हो गया साइबेरिया। बैकाल झील कहाँ है तो ये हो गया साइबेरिया। ग्रेट बियर झील कहाँ है तो ये है अमेरिका में। अगर बात करें विक्टोरिया झील कहाँ है तो ये है अफ्रीका में। अगर बात करें जॉनसन झील तो ये है कजाकिस्तान में। तो बैकाल झील कहाँ है तो साइबेरिया में। ग्रेट बियर झील कहाँ है तो अमेरिका में। विक्टोरिया झील कहाँ है तो अफ्रीका में। और जॉनसन झील कहाँ है, जॉनसन या जायसन दोनों नाम होगा तो उसका है कजाकिस्तान में। तो पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? विक्टोरिया झील को, बैकाल झील को। बैकाल झील है कहाँ तो वह है साइबेरिया में। प्रश्न संख्या 42, भूमध्य सागरीय जलवायु इनमें से किस शहर में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजल्स, बी रोम, सी न्यूयॉर्क, डी कैपटाउन, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूमध्य सागरीय जलवायु न्यूयॉर्क शहर में नहीं पाई जाती है। अगर बात करें यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु को, तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहते किसके, इसको जाने तो भूमध्य सागर के आसपास जाने वाली जलवायु को क्या कहते हैं? भूमध्य सागर के आसपास पाई जाने वाली जलवायु को भूमध्य सागरीय जलवायु कहते हैं। और इस जलवायु क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में
खट्टे फल की खेती सामान्य रूप से की जाती है। किस प्रकार की खेती? तो खट्टे फल की खेती की जाती है। और यह कौन सा हो गया? तो इनमें से कौन से शहर नहीं है? तो न्यूयॉर्क शहर भूमध्य सागरीय शहर नहीं है। अगर बात करें लॉस एंजल्स, रोम और केपटाउन, तो ये तीनों जो है भूमध्य सागरीय जलवायु है, लेकिन न्यूयॉर्क भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में नहीं है। प्रश्न संख्या 43, गंडक नदी निम्न में से किस जिले से होकर नहीं बहती है? किस जिले से नहीं बहती है गंडक नदी? ऑप्शन नंबर ए गोपालगंज, बी सीवान, सी मुजफ्फरपुर, डी वैशाली, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सीवान। सीवान से गंडक नदी नहीं बहती है। कहाँ कहाँ से बहती है उसको और याद रखना हो गंडक नदी को। तो बिहार में कहाँ कहाँ से बहती है? तो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सारण और वैशाली जिले से बहते हुए सोनपुर या हाजीपुर में आकर के गंगा में मिल जाती है। तो गंडक नदी कहाँ कहाँ बहती है बिहार में? ऊपर से याद रखिएगा, नॉर्थ से, नॉर्थ और वेस्ट से। तो किन किन जिला से? तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से शुरू कीजिए। सबसे पहले पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद गोपालगंज, उसके बाद मुजफ्फरपुर, उसके बाद सारण, उसके बाद वैशाली से बहते हुए सोनपुर और हाजीपुर, सोनपुर या हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिल जाती है। प्रश्न नंबर 44, सबसे अधिक जिले से सटा हुआ इनमें से कौन सा जिला है? अर्थात इनमें से जो ऑप्शन नंबर ए है दरभंगा, बी खगड़िया, सी नालंदा, डी सहरसा, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो ये जो ऑप्शन दिया गया है इसमें ये बताना है जो कि सबसे अधिक जिले से कौन सा जिला सटा हुआ है। पहला देखें दरभंगा के बारे में, तो दरभंगा में कुल 6 जिला से सटता है, सीमा साझा करता है। 6 जिला कौन कौन से हैं? मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और सहरसा। अगर बात करें यहाँ खगड़िया के तो खगड़िया 7 जिला से सटता है। सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा। किन किन से? तो सहरसा, मधेपुरा, भागलपुर, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर और दरभंगा से सीमा साझा करता है खगड़िया। अर्थात ये कुल 7 और ये 6। अगर हम लोग बात करें नालंदा की, तो नालंदा जिला जो है पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय। किन कौन से? तो 6 कुल हो गया इसका भी, पटना, जहानाबाद, गया, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय से। अगर यहाँ बात करें सहरसा की, तो सहरसा कुल 5 जिला से सीमा साझा करता है। वो कौन कौन से हैं? 5। तो मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और खगड़िया। कौन कौन है सहरसा से साझा करता है? मधेपुरा, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा और खगड़िया। तो इसमें क्या लिखा है प्रश्न में? सबसे अधिक जिलों से सटा हुआ निम्नलिखित में से कौन सा जिला है? तो यहाँ कुल 7 जिला के साथ खगड़िया 7 जिला से सटा हुआ है। इस प्रकार का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी खगड़िया। प्रश्न संख्या 45, बिहार का सबसे निम्नतम ऊंचाई वाले पहाड़ी कौन है? राजगीर, खड़गपुर, गया और सोमेश्वर। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी गया। गया जो है सबसे निम्नतम ऊंचाई पहाड़ी वाले हैं, सबसे निम्नतम ऊंचाई वाले पहाड़ी है गया। सबसे ज़्यादा ऊंचा कौन है? तो वह है सोमेश्वर, 874 मीटर के साथ। अगर गया की बात करें तो 266 मीटर के साथ। 266 मीटर किसकी ऊंचाई है? तो गया की। सबसे ऊंचा कौन है बिहार में? तो वह है सोमेश्वर, 874 मीटर के साथ। अगर यहाँ पर हम लोग बात करें राजगीर की, तो 466 मीटर के साथ राजगीर है। और खड़गपुर की बात करें तो यह है 510। तो 510 हो गया खड़गपुर, 466 मीटर राजगीर, 266 मीटर गया और 874 मीटर सोमेश्वर। तो सबसे ऊंचा हो गया सोमेश्वर की पहाड़ी जो कि 874 मीटर, सबसे नीचा हो गया, सबसे निम्नतम हो गया गया की पहाड़ी 266 मीटर। प्रश्न संख्या 46, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कलकत्ता, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली में। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। इसके यहाँ क्या होती है? तो खगोलीय विज्ञान के संबंध में रिसर्च किया जाता है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है इसमें इसका कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। इसमें खगोलीय विज्ञान से संबंधित रिसर्च किया जाता है।
प्रश्न संख्या 47, वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, किसने प्रस्तुत किया? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, बी चार्ल्स ब्रेडला, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी एनी बेसेंट, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स ब्रेडला। वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, उसे चार्ल्स ब्रेडला ने प्रस्तुत किया था। अगर यहाँ बात करें तो यह हुआ कहाँ था? तो वर्ष 1889 में कब? तो वर्ष 1889 में मुंबई में एक अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के वरिष्ठ सदस्य कौन थे? चार्ल्स ब्रेडला उपस्थित थे। और चार्ल्स ब्रेडला को भारतीय मामलों में सक्रिय रुचि रखने के कारण ब्रिटिश संसद में चार्ल्स ब्रेडला को भारत के लिए सदस्य के नाम से जाना जाता था। और मुंबई अधिवेशन में प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें भारत में प्रतिनिधिक संस्थाओं के योजना की एक रूपरेखा प्रदान की गई थी। और इसी बम्बई अधिवेशन में पास की गई योजना को होम रूल स्कीम, चार्ल्स ब्रेडला के विधेयक, होम रूल बिल कहा गया। तो वर्ष 1890 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सामने भारतीय परिषद संशोधन विधेयक, जिसे होम रूल बिल के नाम से जाना जाता है, उसे चार्ल्स ब्रेडला ने प्रस्तुत किया। प्रश्न संख्या 48, दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफीक जकारिया, वी.डी. सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रफीक जकारिया। दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक है रफीक जकारिया है। इनकी अन्य पुस्तक की अगर याद रखना हो, रफीक जकारिया के अन्य पुस्तक के नाम याद रखना हो तो रखिएगा विभाजन की कीमत, धर्मनिरपेक्ष भारत में सांप्रदायिक रोष, नेहरू का एक अध्ययन, गांधी जी और भारत का टूटना इत्यादि। इनके अन्य पुस्तक कौन कौन से रफीक जकारिया के पुस्तक में? तो पहला हो गया दी मैन हु डिवाइडेड इंडिया, दूसरा याद रखिएगा विभाजन की कीमत, तीसरा धर्मनिरपेक्ष भारत में सांप्रदायिक रोष, चौथा है नेहरू का एक अध्ययन, पांचवा हो गया गांधी और भारत का टूटना। प्रश्न संख्या 49, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला भाषण जनता के बीच कहाँ दिया? वाराणसी में, लखनऊ में, बंबई में, चंपारण में, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए वाराणसी में। महात्मा गांधी ने अपना पहला भाषण वाराणसी में 1916 में, कब? तो वर्ष 1916 में BHU अर्थात बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। पहला भाषण जनता के बीच महात्मा गांधी ने वर्ष 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर दिया था। और वही गांधी जी ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में। सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा का प्रथम प्रयोग चंपारण सत्याग्रह के दौरान वर्ष 1917 में किया था। प्रश्न संख्या 50, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, बी BR अम्बेडकर, सी बाल गंगाधर तिलक, डी लाला लाजपत राय, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक। बाल गंगाधर तिलक के क्या नाम से जाना जाता था? तो एक अन्य नाम है लोकमान्य तिलक। इन्होंने ही कहा था एक सम्मेलन में, जो कि यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करते हैं, अस्पृश्यता को सहन करते हैं, तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। और इनकी मृत्यु अर्थात बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हो गया? तो असहयोग आंदोलन के शुरू होने के दिन 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी हुई थी। प्रश्न संख्या 51, सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा निम्नलिखित में से किसने की थी? लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवेल, रैमजे मैकडॉनल्ड, ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी रैमजे मैकडॉनल्ड, जो कि ब्रिटिश PM थे। कहाँ के थे? ब्रिटेन का PM थे रैमजे मैकडॉनल्ड। इन्होंने ही सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा की थी। और इसमें कहा गया था सांप्रदायिक पंचाट में, अर्थात सांप्रदायिक पंचाट के अनुसार कहा गया था कि भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, एंग्लो इंडियन, पारसी, दलित सभी के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र का निर्णय लिया गया था।
किस में? तो सांप्रदायिक पंचाट में ही के अनुसार ही भारत में उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, मुस्लिम, बौद्ध, एंग्लो इंडियन, पारसी, दलित आदि के लिए अलग अलग चुनाव क्षेत्र का निर्णय लिया गया था। यह किसके द्वारा लिया गया, किसने दी थी? तो वह दिया था, किसने घोषणा की थी सामुदायिक पंचायत की? तो वह क्या था? रैमजे मनोहल। कब? तो 16 अगस्त 1932 में। कब? 16 अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। किसके द्वारा? तो मैकडोनाल्ड, रैमजे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। प्रश्न नंबर 52, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया? 22 दिसंबर 1939, 18 नवंबर 1940, सी 10 दिसंबर 1938, डी 21 दिसंबर 1939। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र भी दिया था। किसने? तो कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र भी दिया था। इसी दिन को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था, क्योंकि इसके आगे अगर बात याद रखें तो द्वितीय विश्व युद्ध में तत्कालीन जो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो ने बिना भारतीय नेताओं की सलाह लिए युद्ध में भारत को भी शामिल कर दिया। द्वितीय विश्व युद्ध में लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा किसी भी बिना भारतीय नेताओं के सहयोग के ही सीधे भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया था। तो इसी युद्ध के पश्चात कांग्रेस के लोगों ने औपनिवेशिक स्वराज की घोषणा, ब्रिटिश घोषणा से संतुष्ट नहीं थे। ब्रिटिश सरकार के जो कहा गया था भारत एक औपनिवेशिक स्वराज बनेगा, इससे कांग्रेसी संतुष्ट नहीं थे और इसी लिए संतुष्ट न होकर के भारत के लोगों ने यानी कांग्रेस के समूह के लोगों ने अपना त्यागपत्र सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस का मनाया तो वह मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। प्रश्न संख्या 53, जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवल। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। उस समय कौन थे भारत का वायसराय? तो वह थे ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो वह था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। इस रॉलेट एक्ट को क्या नाम दिया गया? रॉलेट एक्ट को काला कानून। काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को ही काला कानून के नाम से जाना जाता है। और इसी रॉलेट एक्ट के विरोध करने के कारण अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध किया गया, इसीलिए अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जब रॉलेट एक्ट अर्थात काला कानून पारित हुआ उसमें भारत का वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चैम्सफोर्ड। प्रश्न संख्या 54, अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? ऑप्शन नंबर ए, चोल, बी, चालुक्य, सी, गुप्त, डी, विजयनगर। ई उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विजयनगर। अमर नायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? तो यह थी विजयनगर साम्राज्य की। अगर बात करें यह अमर नायक था क्या? तो यह था एक सैन्य कमांडर। सैन्य कमांडर अमर नायक क्या था? तो एक सैन्य कमांडर था। और इसे दिया किसके द्वारा दिया जाता था? अमर नायक की प्रणाली किसके द्वारा दिया जाता था? तो राय के द्वारा। अब यहाँ हम लोग बात करें राय क्या था? राय के द्वारा तो दिया जाता था। अगर यहाँ बात करें राय के द्वारा क्या दिया जाता था? अमर नायक अर्थात जो सैन्य कमांडर था अमर नायक प्रणाली, इसे लाया किसके द्वारा गया? तो विजयनगर साम्राज्य के द्वारा। तो जो राजा होता था वह राजा, विजयनगर साम्राज्य का जो शासक था वह शासक अपने आप को राय कहता था और वही शासक अर्थात राय के द्वारा अमर नायक की प्रणाली दिया जाता था अर्थात सैन्य कमांडर की प्रणाली लाई गई। और यह जो अमर नायक प्रणाली था इसके माध्यम से अर्थात अमर नायक जो है विजयनगर साम्राज्य के जो शिल्पकार थे, किसान थे, व्यापारी थे, इन लोगों से कर एवं अन्य बकाया राशि को एकत्र करते थे। कौन? तो अमर नायक प्रणाली अर्थात अमर नायक। तो यहाँ हम लोगों ने क्या क्या देखा? अमर नायक प्रणाली। तो पहली बात देखे हम लोगों ने अमर नायक था क्या? तो यह था एक सैन्य कमांडर। और किसके द्वारा किसकी राजनीतिक खोज थी? तो यह खोज थी विजयनगर की। विजयनगर के शासक क्या कहते थे अपने आप को? तो राय। तो उसी शासक अर्थात राय के द्वारा क्या दिया गया? अमर नायक प्रणाली लाया गया शासक के द्वारा। तो राय ने क्या लाया? अमर नायक प्रणाली अर्थात सैन्य कमांडर की प्रणाली लाया। और यह अमर नायक क्या करता था? जो
विजयनगर साम्राज्य के जो किसान थे, शिल्पकार थे, व्यापारी से उनसे कर एवं अन्य बकाया राशि एकत्र करके राजा को देते थे। तो इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? अमरनायक प्रणाली किसकी राजनीतिक खोज थी? तो वह थी विजयनगर साम्राज्य के। इस प्रकार आज की वर्ग की समाप्ति की घोषणा यहीं पर करते हैं। मैं विकास, जय हिंद।